बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 7वां अध्याय पढ़ाने वाली हूँ। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा और महादेवी वर्मा इस पाठ में आपको अपने बचपन के बारे में बताने जा रही हैं। इतना ही सुंदर इस पाठ का शीर्षक है मेरे बचपन के दिन। तो महादेवी वर्मा के बचपन के दिन कैसे थे, उस समय का समाज कैसा था, उस समय के लोग कैसे थे, किस प्रकार से उस समय स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, यह सब आप इस पाठ में सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले महादेवी वर्मा का परिचय जान लेते हैं। बच्चों, आपको सभी लेखकों का परिचय अच्छी तरह से जानना चाहिए, क्योंकि हर कक्षा में लेखकों के परिचय से संबंधित 1-2 प्रश्न अवश्य ही आते हैं। इसलिए अगर आप कक्षा 9 में ही महादेवी वर्मा के परिचय अच्छी तरह से जान लेंगे तो वह आपको 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षा में भी काम आएगा। इसीलिए पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। 1907 में इनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। उनकी जो शिक्षा हुई थी वह प्रयाग में हुई थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। तो बच्चों, उस समय लड़कियों को कोई भी पढ़ाना पसंद नहीं करता था, लेकिन महादेवी वर्मा स्वयं बहुत पढ़े लिखे परिवार से थी, इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से समाप्त की। उस समय पर क्या था कि लड़कियों को बहुत छोटी अवस्था में ही विवाह कर दिया जाता था और उनको बहुत कम पढ़ाया जाता था, लगभग ना के बराबर पढ़ाया जाता था। लेकिन महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक ये रहीं और स्त्रियों की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। इनके प्रयासों का ही नतीजा है कि आज बच्चियां इतनी आगे बढ़ रही हैं और वे सब तरह के काम कर रही हैं। कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियर बन रही है, कोई प्रोफेसर बन रही है और कल्पना चावला जैसी लड़कियां अंतरिक्ष में जा रही हैं। तो आज उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि हम यहाँ पर खड़े हैं। तो बच्चों, सन 1987 में उनका देहांत हो गया था। 1987 में उनकी मृत्यु हो गई थी। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। बच्चों, महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख कवि हुए हैं, उनमें से एक थी। अब छायावाद क्या है? बच्चों, छायावाद हिंदी कविता के इतिहास में आधुनिक काल में आता है। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, उन सभी को आप जानते होंगे, जिनके नाम हैं पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं, यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो छायावाद के प्रमुख कवियों में से वे एक थी निहार, लक्ष्मी, नीरजा, यामा, दीपशिखा। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं, ये उनकी कविताओं के संग्रह हैं। महादेवी वर्मा ने अपना पूरा जीवन साहित्य सेवा में लगाया था, इसी कारण उनके इतने सारे काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं। केवल उन्होंने कविताएं ही नहीं लिखी, बल्कि गद्य की भी रचनाएं लिखी, जो कि बहुत ही सशक्त थी, बहुत ही शक्तिशाली थी, बहुत ही भावानुकूल, बहुत ही अच्छी उन्होंने गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं रेखा चित्र और संस्मरण हैं, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में आने वाले जो लोग थे, चाहे वे पशु पक्षी थे, चाहे वे मनुष्य थे, उनके ऊपर उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। रेखा चित्र और संस्मरण साहित्य की एक ऐसी विधा होती है जिसमें कि हम अपनी स्मृतियों के आधार पर चित्र का निर्माण करते हैं, पर वह चित्र शब्दों के द्वारा निर्मित होते हैं, रेखाओं के द्वारा निर्मित नहीं होते। किसी व्यक्ति का, किसी पशु का, किसी पक्षी का ऐसा चित्र जैसा खींच देना जिससे कि हमें ऐसा महसूस हो कि वह हमारे सामने ही खड़ा है, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। महादेवी वर्मा को बचपन से ही पशु पक्षियों को पालने का बहुत ज़्यादा शौक था और इसी कारण से उन्होंने बहुत सारी रचनाएं पशु पक्षियों के ऊपर भी लिखी हैं। अतीत के चलचित्र
स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनके महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। ये चारों उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, ये बहुत बड़े सम्मान हैं जो कि बहुत बड़े साहित्यकारों को प्राप्त होते हैं। जब हम साहित्य की बहुत सेवा करते हैं तो हमें साहित्य अकादमी के और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। इसी से पता चलता है कि महादेवी वर्मा ने साहित्य की कितनी सेवा की है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। भारत सरकार का बहुत बड़ा पुरस्कार है, बहुत बड़ा सम्मान है जिसका नाम है पद्म भूषण। उस सम्मान से भी महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा थी। बच्चों, आप जानते हैं कि उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और महादेवी वर्मा की रचनाओं में भी आज़ादी की प्रेरणा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, क्योंकि उस समय का जो भारतीय जनमानस था वह आज़ादी प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा था। तो फिर हमारे जो लेखक थे, हमारे कवि थे, वे उससे कैसे छूते रह सकते थे। तो उन्होंने भी अपना अपना योगदान आज़ादी के आंदोलन में दिया। तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। तो जहाँ पर एक ओर तो उनके साहित्य में स्वतंत्रता आंदोलन की बात है, वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री का जो स्थान था उस समय, उसके ऊपर भी प्रकाश डाला गया है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को ही है। बच्चों, महादेवी वर्मा से पहले हिंदी गद्य लिखा जाता था, लेकिन उसमें अधिकांश कहानियाँ हुआ करती थी या फिर निबंध होते थे या फिर उपन्यास होते थे, कुछ नाटक भी होते थे। लेकिन रेखा चित्र और संस्मरण को इन बुलंदियों तक, इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी वर्मा को ही जाता है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उन्होंने जो संस्मरण और रेखा चित्र लिखे हैं उसमें केवल शोषित पीड़ित लोगों, केवल इंसानों के लिए ही नहीं, केवल वे इंसान जिनका शोषण होता है, वे इंसान जो दुखी होते हैं, केवल उनका ही वर्णन नहीं है। उनका वर्णन तो है, पर उनके साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। पशु पक्षियों को भी आधार बनाकर उन्होंने संस्मरण और रेखा चित्र लिखे हैं। उनके प्रति, उनके मन में जो करुणा की भावना थी, जो दया की भावना थी, वह प्रकट होती थी। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। उनकी भाषा शैली बहुत ही सहज और सरल है और जो चित्रण है वह बहुत ही प्रभावपूर्ण है। उनके भाव और उनके शब्द दोनों एक दूसरे को सामंजस्य देते हैं। अब हम बच्चों पाठ का सारांश देखेंगे। पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन और हम जानते हैं इसमें महादेवी वर्मा अपने बचपन के दिनों को याद करती हैं। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है। स्मृति यानी कि याद के सहारे अपने बचपन के दिनों को याद किया है। जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं, जब वे छोटी बच्ची थी और विद्यालय में पढ़ने के लिए जाती थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, यह एक बड़ी रचना है लेकिन हम इस रचना का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे। यह जो थोड़ा सा हिस्सा है उसमें हम लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, लड़कियों के प्रति समाज का कैसा रवैया था, कैसा व्यवहार था। विद्यालय की सहपाठिनों, महादेवी वर्मा के साथ में विद्यालय में जो लड़कियां पढ़ती थी, जो सहपाठिनें पढ़ती थी, उनके बारे में बताया है। छात्रावास के जीवन, छात्रावास में जीवन किस प्रकार का होता है। छात्रावास आप जानते हैं जहाँ पर पढ़ाई भी की जाती है और जहाँ पर रहा भी जाता है। अपने परिवार से अलग होकर के बच्चे वहाँ पर रहते हैं। तो छात्रावास का जो जीवन था और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है और स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रसंग हैं उनका भी बहुत ही सजीव वर्णन है। ऐसा वर्णन है जैसे कि हमारी आंखों के सामने ये घटनाएं घटित हो रही हैं। अब बच्चों हम ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं, मेरे बचपन के दिन।
तो देखिए बच्चों, महादेवी वर्मा लिखती हैं, बचपन की स्मृतियों में यानी कि बचपन की यादों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, एक बहुत ही अलग सा आकर्षण होता है, एक खिंचाव होता है। वे हमें स्मृतियाँ याद कर आती हैं और हम उनकी तरफ खींचते चले जाते हैं। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। वो जो बचपन की बातें हैं वो ऐसी लगती हैं कभी कभी जैसे कि वो तो हमारे साथ घटित ही नहीं हुई, वो तो हमने सपने में देखी थी। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं क्योंकि समय के साथ साथ मनुष्य की परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। वह बड़ा हो जाता है, उसका आचार व्यवहार सोच रहन सहन सब कुछ ही तो परिवर्तित हो जाता है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। बहुत सारी पीढ़ियों तक महादेवी वर्मा के परिवार में कोई कन्या उत्पन्न नहीं हुई थी, यानी कि बहुत सालों के बाद में महादेवी वर्मा के रूप में इनके परिवार में एक पुत्री का जन्म हुआ। उससे पहले इनके परिवार में केवल पुत्र ही पैदा होते थे। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। तो देखिए बच्चों, कितनी पीढ़ियों तक इनके परिवार में कोई भी लड़की का जन्म नहीं हुआ, यानी कि कोई भी कन्या 200 वर्ष तक इनके परिवार में पैदा नहीं हुई और उसके बाद महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे और 200 वर्ष से पहले लड़कियां जब जन्म लेती थी तो उन्हें पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। परमधाम भेजने का अर्थ होता है स्वर्ग में भेज देना, यानी कि उन बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। तो बच्चों, उस समय हमारे समाज की दशा इतनी दयनीय थी क्योंकि पुत्रियों को समाज के लिए बिल्कुल भी किसी योग्य नहीं माना जाता था और यह माना जाता था कि यह तो हमारे ऊपर बोझ है, इन्हें हम जन्म देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे और बाद में इनका विवाह करना पड़ेगा, उसमें भी बहुत पैसा खर्च होगा। तो वो किसी प्रकार से भी हमें किसी भी काम के योग्य नहीं लगती थी। ऐसा नहीं लगता था कि माँ बाप के कोई काम आएंगे, इसलिए उन बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। तो स्वयं महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मेरे परिवार में भी एक समय ऐसा था कि पुत्रियों को पैदा होते ही परमधाम भेज दिया जाता था, यानी कि मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, लेकिन फिर बाद में इनके परिवार के लोगों को बहुत अफसोस हुआ क्योंकि इनके परिवार में किसी पुत्री का जन्म ही नहीं होता था। इसलिए इनके बाबा ने दुर्गा की बहुत ज़्यादा आराधना की, बहुत ज़्यादा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी, हमारे परिवार की जो हमारे कुल की देवी थी वे दुर्गा थी। हम दुर्गा जी की पूजा किया करते थे। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। जब इनका जन्म हुआ तो इनकी बहुत खातिर हुई, इनकी बड़ी इज्जत हुई। क्यों इज्जत हुई? क्योंकि ये 200 वर्ष के बाद इनके परिवार में किसी पुत्री का जन्म हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से इनको पाला गया था और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। और यही कारण था कि इनको वह सब नहीं सहन करना पड़ा जो कि उस समय समाज की अन्य लड़कियों को सहन करना पड़ता था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। हमारे परिवार में हमारे जो बाबा थे वह उर्दू और फारसी जानते थे। उस समय उर्दू और फारसी पढ़ने का ही चलन था, उर्दू और फारसी का बहुत ज़्यादा महत्व था। पिता ने अंग्रेज़ी पढ़ी थी, इनके जो पिता थे उन्होंने अंग्रेजी भाषा पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, घर में कोई भी हिंदी नहीं जानता था क्योंकि बाबा उर्दू फारसी जानते थे और पिता अंग्रेज़ी जानते थे। मेरी माता जबलपुर से आई। फिर हुआ ये कि इनके पिता का जब विवाह हुआ था तो इनकी माता जबलपुर से आई थी, वहाँ पर हिंदी का वातावरण था, तब वे अपने साथ हिंदी लाईं। उनके साथ परिवार में हिंदी का पदार्पण हुआ, उनके साथ परिवार में हिंदी भाषा आई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। सबसे पहले उन्होंने ही महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बच्चों, पंचतंत्र हमारे पुराने संस्कृत साहित्य की एक रचना है जिसमें कि पशु पक्षियों की बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं। इसके लेखक विष्णु शर्मा
थे। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा ने हिंदी में पंचतंत्र पढ़ी, उसको पढ़कर ही इन्हें हिंदी भाषा सीखने को मिली। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। महादेवी वर्मा के जो बाबा थे वो महादेवी वर्मा को विदुषी यानी कि बहुत ही बुद्धिमती बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि महादेवी वर्मा बहुत बड़ी विदुषी, बहुत बड़ी विद्वान, बहुत बड़ी बुद्धिमती बने। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा। महादेवी वर्मा को वो बहुत ऊंचे स्थान पर रखते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि महादेवी वर्मा उनकी जो उन्होंने पूजा की थी, जो आराधना की थी, उसके फलस्वरूप उनके घर में पैदा हुई हैं। इस कारण वो महादेवी वर्मा को बहुत ऊंचाइयों पर जाते हुए देखना चाहते थे। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। इसी का नतीजा यह हुआ कि महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छी हुई। उन्हें पंचतंत्र भी पढ़ने को मिला, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं। इनके बाबा चाहते थे कि ये उर्दू फारसी सीख लें, क्योंकि उस समय उर्दू फारसी बहुत ज़्यादा चला करती थी। लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी, लेकिन वह महादेवी वर्मा के वश की नहीं थी, यानी कि महादेवी वर्मा को उसमें बिल्कुल भी रुचि उत्पन्न नहीं हुई। वे उर्दू और फारसी नहीं सीख पाई। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। इनके जो बाबा थे उन्होंने इनके लिए एक मौलवी जी को घर पर बुलाया था कि वे इनको उर्दू और फारसी सिखा दें। लेकिन महादेवी वर्मा ने जब उन मौलवी साहब को देखा तो इतना ज़्यादा डर गई कि वे छिप गईं और बाहर नहीं निकली। तब पंडित जी आए। उसके बाद घर में पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। वो संस्कृत पढ़ाने के लिए आए थे। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। इनकी माँ भी विदुषी थी उस समय के अनुसार, तो वे पढ़ना लिखना जानती थी, यही बहुत बड़ी बात थी। तो वे हिंदी तो अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन थोड़ी बहुत संस्कृत भी जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक होती है गीता, उसमें महादेवी वर्मा की माँ को बहुत ज़्यादा रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। जब महादेवी वर्मा की माँ पूजा किया करती थी और गीता पढ़ती थी तो महादेवी वर्मा भी उनके साथ बैठ जाती थी और उनके पाठ को सुना करती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। अब घर में बच्चे छोटे होते हैं, थोड़ी बहुत शिक्षा घर में दी जाती थी, उसके बाद उन्हें स्कूल भेजा जाता था। तो महादेवी वर्मा के परिवार के लोगों ने उन्हें मिशन स्कूल भेज दिया, जो कि पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा विद्यालय माना जाता था। वहाँ पर अंग्रेज़ी का माहौल था, वहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले शिक्षक थे और अंग्रेज शिक्षक थे और बच्चे भी अधिकांश अंग्रेज़ ही थे। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, लेकिन महादेवी वर्मा को वहाँ का वातावरण ठीक नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर दूसरा वातावरण था। प्रार्थना दूसरी थी, प्रार्थना भी दूसरी होती थी, क्योंकि घर में तो ये हिंदू धर्म के अनुसार प्रार्थना किया करती थी और वहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के अनुसार, ईसाई धर्म के अनुसार प्रार्थना होती थी। इस कारण महादेवी वर्मा को वहाँ का वातावरण रुचि अनुकूल नहीं लगा। मेरा मन नहीं लगा, तो महादेवी वर्मा का वहाँ मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। वहाँ उन्होंने जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी, जाने में रोती थी। छोटे बच्चे अक्सर स्कूल जाने में रोते हैं। आप भी जब छोटे होंगे और मम्मी पापा स्कूल लेकर जाते होंगे तो बहुत रोते होंगे। इसी तरह महादेवी वर्मा भी रोती थी। तब उन्होंने मुझको क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। तब उन्होंने इन्हें एक दूसरे स्कूल में डाला, जहाँ मैं 5वीं दर्जे में भर्ती हुई। वहाँ पर ये 5वीं क्लास में भर्ती हुई, यानी कि बच्चा जब 10-12 साल का हो जाता था तब उसको स्कूल भेजना शुरू करते थे उस समय। और आजकल तो छोटे छोटे 2-2, 2.5-2.5 साल के बच्चों को ही लोग स्कूल भेज देते हैं। तो क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में महादेवी वर्मा 5वीं दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। अब महादेवी वर्मा को यहाँ का स्कूल अच्छा लगा। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। उस समय वहाँ पर हिंदू लड़कियां भी पढ़ती थी और ईसाई लड़कियां भी पढ़ती थी। हम लोगों का एक ही मेस था, एक ही मेस था, एक ही भोजन स्थल था, एक ही स्थान पर इनकी रसोई बना करती थी।
उस मेज़ में प्याज तक नहीं आता था। वह जो मेज़ थी उसमें प्याज तक नहीं आता था, जबकि वहाँ पर हिंदू लड़कियाँ भी पढ़ती थी और ईसाई लड़कियाँ भी पढ़ती थी। लेकिन हिंदू धर्म में कई ऐसे लोग होते हैं जो कि प्याज और लहसुन नहीं खाते, इस कारण उनका भी पूरा ध्यान रखा जाता था और वहाँ की जो रसोई थी या मेज़ था उसमें प्याज भी नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थीं। वहाँ पर ये छात्रावास में रही और वहाँ पर छात्रावास के हर कमरे में 4 लड़कियां रहा करती थीं। उनमें पहले ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। उन लड़कियों में इन्हें जो पहली साथिन मिली, बच्चों देखो वो कितनी अच्छी थी। वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका नाम आपने बचपन से खूब सुना है, जिनकी कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हम बचपन से गाते और सुनते आए हैं। वह जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वह इनकी पहली सहपाठिन थी, वह इनकी छात्रावास की पहली सखी थी। तो एक तरह से देखिए बच्चों, दो बहुत ही महान कवयित्री यहाँ पर इस छात्रावास में एक साथ मिली। 7वीं दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, तो वे 7वीं क्लास में पढ़ती थी और मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी। इस प्रकार से वे मुझसे 2 क्लास आगे थी, यानी कि वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान कविता लिखा करती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। और महादेवी वर्मा अपने लिए कह रही हैं कि मैं भी जब छोटी सी थी तभी से तुक मिलाती आई थी। बच्चों, तुक मिलाना क्या होता है? कोई भी कविता जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उस कविता में आपने देखा होगा कि जो अंत के शब्द होते हैं, जो लास्ट में शब्द आते हैं, वे एक जैसे होते हैं, जैसे कि लड़की, कड़की, गड़की, मतलब मिलते जुलते से होते हैं। मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ, उसमें देखिएगा आप। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। तो इसमें पहली पंक्ति में अंत में दीजिए आता है और दूसरी पंक्ति में कीजिए आता है। तो इस तरह से एक जैसे जो शब्द होते हैं वे होते हैं तुक। तो तुक मिलाना, कविता लिखने के लिए सबसे पहले तुक मिलाए जाते हैं। तो महादेवी वर्मा भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी। महादेवी वर्मा की जो माँ थी वो भी बचपन में लिखा करती थी, पद भी गाती थी, वो गीत भी गाती थी, भजन भी गाती थी। मीराबाई के जो पद होते हैं वे गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। मीराबाई के पद जो कि श्री कृष्ण के ऊपर लिखे होते थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय थे। उस समय के जो लोग होते थे बच्चों, तो उन्हें सूरदास जी के, मीराबाई के, इनके पद गाना बहुत अच्छा लगता था। सवेरे जागिए कृपा निधान पक्षी बन बोले, यही सुना जाता था। सुबह इसी प्रकार का भजन गाया जाता था। प्रभाती गाती थी, वे प्रभाती यानी कि प्रातः काल का गाया जाने वाला गीत भी गाया करती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी, उन्हें मीरा के बहुत सारे पद याद थे, तो सुबह तो वे प्रभाती गाती थी और शाम को जब वे पूजा करती थी तो मीराबाई का कोई भजन, कोई पद गाया करती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। तो उनके पद सुन करके, क्योंकि सूरदास जी, मीराबाई जी ये तो ब्रज भाषा में ही लिखा करते थे, तो मीराबाई के जो पद थे उन्हें सुन सुनकर महादेवी वर्मा को वे इतने अच्छे लगते थे कि महादेवी वर्मा भी ब्रज भाषा में ही कविताएं लिखा करती थीं। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती हैं। जब वे हॉस्टल में गई, जब वे छात्रावास में गई, वहाँ पर उन्होंने देखा कि सुभद्रा कुमारी चौहान तो हिंदी में कविताएं लिखती हैं, तो मैं भी वैसे ही लिखने लगी। तो बच्चों, होता है ना कि हमसे कोई बड़ा होता है, वह जैसे काम करता है, उन्हें देख करके हम भी उनका अनुकरण करते हैं। तो महादेवी वर्मा पर भी सुभद्रा कुमारी चौहान का इतना प्रभाव पड़ा कि महादेवी वर्मा भी खड़ी भाषा में, खड़ी बोली हिंदी में अपनी पद्य रचना करने लगी, कविताएं लिखने लगी।
लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थीं। सुभद्रा जी इनसे 2 वर्ष बड़ी थीं, प्रतिष्ठित हो चुकी थीं, वे सम्मानित भी हो चुकी थीं। यानी कि सबको पता था कि सुभद्रा कुमारी चौहान कविताएं लिखती थीं। तो स्कूल में जो उनके शिक्षक थे उन्हें भी इस चीज़ का पता था, तो वे भी हमेशा उनको ही सम्मानित किया करते थे, उनकी तारीफ़ें किया करते थे। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। लेकिन महादेवी वर्मा को अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं था तब तक, इनकी आयु भी कम थी, इसलिए ये लिखती तो थी पर ये कैसे लिखती थी, ये छुपा छुपा कर लिखती थी। ये अपनी कॉपियों में कहीं पर जगह मिल जाया करती थी तो वहाँ पर लिखा करती थी, जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान वे सबके सामने लिखा करती थी। एक दिन उन्होंने कहा, उन्होंने यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, महादेवी तुम कविता लिखती हो? उन्होंने पूछा कि तुम कविता लिखती हो क्या? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। तो महादेवी वर्मा डर गई और उन्होंने कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरे डेस्क की किताबों की तलाशी ली, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान को कहीं से ये बात पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने इनकी डेस्क की तलाशी ली, इनकी जो टेबल थी उसकी तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। और जो इनकी मेज थी उसके अंदर से बहुत सारी इनकी कविताएं निकल के सामने आ गईं। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने जिस तरह से कोई अपराधी पकड़ा जाता है उसी प्रकार से एक हाथ में इनको पकड़ा और एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक हाथ महादेवी वर्मा का पकड़ा और दूसरे हाथ में इनकी कविताएं के जो कागज़ थे वो पकड़े और पूरे हॉस्टल में सभी लोगों को बता करके आ गई कि यह भी कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। इसके बाद इन दोनों की मित्रता हो गई, जिससे कि बाद तक ये एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी मित्रों की भांति रहीं। तो बच्चों, देखा आपने, मैंने आपको महादेवी वर्मा के बचपन के दिन जो पाठ है उसका पहला भाग पढ़ा दिया है। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे और मैं इसका आगे का भाग आपको पढ़ाऊंगी और उसमें मैं बताऊंगी कि उस समय का जो हमारा समाज था, जो हमारे छात्रावास थे, उसमें किस तरह का लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, लोगों का आपस में व्यवहार कैसा था और स्वाधीनता संग्राम में भी उस समय क्या कुछ हो रहा था। तो अवश्य ही आप मेरी दूसरी कक्षा में भी उपस्थित रहें, दूसरी कक्षा भी देखें, तभी आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बच्चों, अब मैं जाती हूँ। नमस्कार।